क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में आज हम पढ़ेंगे सरेंडर ऑफ शेयर्स। देखिए, सरेंडर यानी कि समर्पण कर देना। अगर कोई का सदस्य अपने अंशों को, शेयर्स को अपनी इच्छा से बिना किसी कंडीशन के और बिना किसी कंसिडरेशन के कंपनी को वापस कर देता है तो उसे अंशों का समर्पण कहते हैं। ठीक है, उसने सरेंडर कर दिया है। जब कोई सदस्य अपने अंशों का भावी याचनाओं पर भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता तो वह अपने अंशों को जब्त होने से बचाने और याचनाओं के भुगतान के दायित्व से बचने और अंशों से के लिए कंपनी को अंशों का समर्पण कर देता है। देखिए, अगर जो शेयर होल्डर है उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट एबल टू पे देयर कॉल्स एंड अलॉटमेंट मनी, इन दैट केस ही विल डिसाइड टू सरेंडर हिज शेयर्स। ठीक है, उसको लगता है कि वो पे नहीं कर सकता तो इट्स बेटर टू फॉरफिट हिज शेयर्स, कि वो सरेंडर कर दे। तो और ये भी ध्यान रखना है कि जो पार्शली आपके जो पेड अप शेयर्स हैं, अंशतः प्रदत्त अंशों के समर्पण करने पर भी शेयर सरेंडर करने वाले शेयर होल्डर का दायित्व अंश पर उस तिथि तक अदेय हुई राशि को चुकाने का यथावत तब तक बना रहेगा जब तक कि कंपनी समर्पण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किसी अन्य व्यक्ति को उन अंशों पर समर्पण की तिथि तक अदेय राशि उससे प्राप्त नहीं कर लेती। तो ऐसा ही दायित्व हरण किए गए अंशों के लिए भी है। इसका मतलब है सरेंडर कर देने से वो अपने दायित्व से नहीं बच जाएगा जब तक कि उसके द्वारा जो सरेंडर किए गए शेयर्स हैं वो किसी दूसरे को इशू ना कर दिए जाएं और उससे वो मनी रिसीव ना हो जाए। तो ठीक है, तो ऐसा ही जो लायबिलिटीज़ है वो आपकी फोरफिटेड किए गए शेयर्स के लिए भी रहती है। सेम ही सदस्य जो है वो क्या करता है, स्वयं अपनी इच्छा से ही शेयर्स को सरेंडर करता है। और जो संचालक मंडल है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो एक प्रस्ताव पारित करके उसे ऐसा करने की आज्ञा भी प्रदान कर देते हैं और उसके जो सरेंडर है उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो संचालक मंडल है वो अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को स्वीकार कर सकता है पर फुल्ली पेड अप शेयरों का समर्पण स्वीकार नहीं करेगा। दैट मीन्स कि जो संचालक मंडल है वो पार्टली जो पेड अप शेयर थे, यानी कि जिनका कुछ पार्ट पे किया गया था, दिया गया था शेयर होल्डर को, वो सिर्फ उन्हीं को ले सकता है। ऐसे शेयर होल्डर जिनको शेयर्स फुली पेड अप हैं, जिनको फुल शेयर्स मिल चुके हैं, उनका समर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके जो फुली पेड अप शेयर होल्डर हैं, अंशों का समर्पण स्वीकार करने से कंपनी की अंश पूंजी में कमी हुई मानी जाएगी। ठीक है, और अंश पूंजी की कमी से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करनी होती है। देखिए, कंडीशन इसलिए भी लगा दी है कि उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कारण क्या है उसको एक्सेप्ट नहीं करने का? जैसे जब अलॉटमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा, तो क्या होता है कि वहाँ पर उस कंडीशंस में कुछ शेयर होल्डर को शेयर्स मिलते भी नहीं हैं, कुछ को फुली पेड अप हो जाते हैं, और जिन लोगों को नहीं मिलते तो उनको एक खेत पत्र के साथ उनको सूचित भी करना पड़ता है कि आपका जो शेयर्स आपने जो अप्लाई किए थे वो आपको हम इशू नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या, उनको मना करना उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो वो क्या करता है कि जो कंपनी है वो क्या करेगी कि इस केस में उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो करती है कि जो शेयर होल्डर फुली पेड अप थे उनकी तो वो सरेंडर शेयर करने की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उनकी जो शेयर कैपिटल है कंपनी की उसमें कमी हुई मान ली जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि अगर वो सारों को जो फुली पेड अप शेयर होल्डर बने थे, ठीक है, इनको फुली शेयर दिए गए थे, अगर उनको एक्सेप्ट कर लेती है, उनका जो एप्लीकेशन है सरेंडर करने की वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसके पास तो बहुत ही कम शेयर होल्डर वैसे ही रह गए होंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम है वो तो उसने इस फुली पेड अप शेयर होल्डर को दे दिया है शेयर्स। ठीक है, तो कम रह गए, तो उसने ये सोचा, जो कंपनी संचालक मंडल है उसने सोचा कि हम फुली पेड अप के सरेंडर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि हम जो पार्शली जो शेयर होल्डर बने हैं उनकी सरेंडर वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो संचालक मंडल अंशों का समर्पण भी तभी स्वीकार कर सकता है जबकि कंपनी के अंतर नियम इस प्रकार की परमिशन देते हैं। तो कंडीशंस दे रखी है कौन कौन सी। सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में ही अंशों का वैध समर्पण माना जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होना। ठीक है, फर्स्ट है इसमें अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होना। कंपनी के जो अंतर नियम है, संचालक मंडल को अंशों का समर्पण स्वीकार करने का अधिकार
दिया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। कंपनी के अंतर नियमों द्वारा संचालक मंडल को अंशों का समर्पण स्वीकार करने का अधिकार दिया होना चाहिए, ठीक है ना। दे हैव द राइट कि वो एक्सेप्ट कर सकें इफ़ समबडी इज़ गोइंग टू सरेंडर देयर शेयर। अगर यदि अंतर नियमों में संचालक मंडल द्वारा समर्पण स्वीकार करने की व्यवस्था नहीं है तो सबसे पहले क्या आपके जो अंतर नियम है उसमें ऐसी व्यवस्था करने हेतु अंतर नियमों में प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी और आपके जो अंतर नियम है उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा तो आपका जो संचालक मंडल है समर्पण स्वीकार कर सकता है। मतलब कि आपके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, तभी जो संचालक मंडल है वो सरेंडर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। सेकेंड कंडीशन है पार्शली जो आपके शेयर्स हैं, पेड अप शेयर्स हैं, अंशतः प्रदत्त अंशों का समर्पण। पार्शली के लिए क्या है कि अंतर नियमों में व्यवस्था हो, अगर कंडीशन ऐसी थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, अंतर नियम में व्यवस्था है तो कंपनी अंशतः प्रदत्त अंशों का समर्पण स्वीकार कर सकती है। इसके अतिरिक्त जब अंशधारी बकाया याचना राशि का भुगतान नहीं कर रहा है तो कंपनी उन अंशतः अंशों का समर्पण स्वीकार कर सकती है। यदि अंशधारी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है तो अंशों का समर्पण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स अगर जो शेयर होल्डर है ही इज़ इन द कंडीशन टू पे देयर कॉल्स मनी और उसके बावजूद भी सरेंडर कर रहा है तो सरेंडर को स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर वो पे कर सकता है अपनी शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है, ठीक है। यानी कि शेयर्स की जो उसकी कॉल्स मनी अलॉटमेंट अगर वो पे करने की कंडीशन में है तो अगर वो सरेंडर करता भी है तो उसका सरेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका समर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर वो उसकी कंडीशन ही नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो पे ही नहीं कर सकता तो उसी कंडीशन में उसका जो सरेंडर है यानी कि समर्पण है वो स्वीकार किया जाएगा। थर्ड है नए अंशों के बदले पुराने अंशों का समर्पण। नए शेयर्स के बदले में पहले क्या किया जाएगा, पुराने वाले शेयर्स का सरेंडर समर्पण किया जाएगा। तो कंपनी चाहे तो किन्हीं पुराने अंशों का समर्पण स्वीकार करके उनके बदले नए अंश भी जारी कर सकती है। ये कंपनी करेगी कि जो उसके पुराने शेयर्स हैं उनको सरेंडर करवाकर वो नए शेयर्स को इशू कर सकती है। प्रतिफल के बदले समर्पण नहीं किया जाएगा। अगर प्रतिफल चाह रहा है शेयर होल्डर तो और समर्पण करना चाह रहा है तो ऐसा नहीं किया जाएगा, उसे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी तरह का। कोई भी कंपनी प्रतिफल के बदले अंशों का समर्पण स्वीकार नहीं कर सकती है, ठीक है, कि अंशों के बदले वो समर्पण स्वीकार नहीं करेगी। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसे अपनी कंपनी के अंशों का क्रय ही माना जाएगा, जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 67 के अनुसार हो सकता है। यानी कि कंपनी अगर कंसीडरेशन प्रतिफल के बदले समर्पण नहीं करेगी, कोई भी कंपनी प्रतिफल के बदले कि उसको कुछ देगी नहीं समर्पण करने के बदले में, अगर वो ऐसा करती है कि उसके शेयर्स वापस ले लेती है और उसको कुछ कंसीडर भी करती है, उसको कुछ देती भी है, दैट मीन्स उसको कंपनी के अंशों का क्रय माना जाएगा, ना कि समर्पण माना जाएगा। फिर फिफ्थ है आपका अंशों का समर्पण कंपनी के लाभ एवं हित के लिए है, क्योंकि संचालकों को अंशों का समर्पण कंपनी के अधिकतम लाभ और हित के लिए स्वीकार करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के हित और लाभ के लिए अंशों का समर्पण नहीं किया जाना चाहिए। अगर कंपनी को लगता है, कंपनी के संचालकों को लगता है कि अंशों का समर्पण कंपनी के अधिकतम लाभ एवं हित के लिए है तो ही स्वीकार करें, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन हो सकती है कि कुछ शेयर होल्डर हैं वो बिल्कुल देने की कंडीशन में नहीं, तो बेटर कि उनके शेयर्स को सरेंडर करके नए शेयर्स को इशू कर दिया जाए, उसको री इशू कर दिया जाए, ठीक है। तो और कंपनी के उसके लिए कंपनी के हित के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, जबकि व्यक्तिगत हित के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर सिक्स है कि आपके समर्पित जो है अंशों का पुनर्निर्गमन भी किया जा सकता है। अंतर नियमों में व्यवस्था हो, अगर कंपनी के अंतर नियम में व्यवस्था ऐसी दे रखी है तो कंपनी समर्पित अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है ऐच्छिक समर्पण, कि अंशों का समर्पण अंशधारी स्वेच्छा से ही करता है और सदस्यता की समाप्ति समर्पण के कारण समर्पण करने वाले अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। जब वो सरेंडर कर देता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके आगे है नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। तो जितना मैंने आपको सरेंडर ऑफ शेयर बताया है उसमें एक मेन कंटेंट जो आया था वो था स्वेच्छा से। मेन पॉइंट उसमें स्वेच्छा से अपनी इच्छा से करेगा
और क्योंकि वो पे करने की कंडीशन में नहीं है इसीलिए वो सरेंडर कर रहा है अपने शेयर्स को। तो इस केस में क्या किया जाएगा। और जो सेकंड केस है डिस्टिंक्शन बिटवीन फोरफीचर के केस में कि वो जानबूझकर या कोई कंडीशन ऐसी है कि वो समर्पण भी नहीं कर रहा, सरेंडर भी नहीं कर रहा है और सिर्फ उसके शेयर्स को, क्योंकि वो अब अपने शेयर्स की जो अमाउंट है उसको पे नहीं कर रहा है इसलिए उसके शेयर्स को जब्त कर लिया गया है। तो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स फोरफीचर ऑफ अ शेयर एंड सरेंडर ऑफ अ शेयर। अंशों किस तरह से किया जाएगा। इच्छा से आपको फर्स्ट कंडीशन बताई दी थी कि इच्छा होनी चाहिए, तो अंशों का हरण करना कंपनी की इच्छा पर है। कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर सकती है। फोरफीट करने से पहले कंपनी को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा दैट वी आर फोरफिटिंग योर जो आपके अमाउंट है उसको फोरफीट कर रहे हैं, उससे पहले वो उसको फोरफीट नहीं कर सकती है। जबकि अंशों का समर्पण करने के लिए अंशों का समर्पण सदस्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। वो चाहता है तो कंपनी के अंशों के समर्पण का प्रस्ताव कर सकता है। ठीक है। और अंशों का हरण कंपनी की इच्छा पर है। ठीक है। फोरफीट कंपनी करेगी जबकि सरेंडर जो शेयर होल्डर है वो ही कर सकता है। वो उसे समर्पण का करने के लिए कंपनी उसे बाध्य नहीं कर सकती है। अब अधिकार की बात आ जाती है कि जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई जो अलॉटमेंट मनी है या मांग राशियों के भुगतान न करने का दोषी होता है तब कंपनी को अंशों का ऋण का अधिकार होता है। जब कंपनी का कोई शेयर होल्डर इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी अमाउंट अलॉटमेंट के अमाउंट या फिर कॉल्स के अमाउंट पे नहीं कर रहा तो ही कंपनी जो है शेयर्स को फोरफीट कर सकती है। जबकि कंपनी को अंशों के समर्पण को स्वीकार करने का अधिकार तभी मिलता है जबकि कंपनी के अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था हो तथा सदस्य कंपनी से निवेदन करे। अगर रिक्वेस्ट करे कि वो सरेंडर करना चाह रहा है अपने शेयर्स को तभी कर सकता है, अदरवाइज कंपनी उसको बाध्य नहीं कर सकती कि वो अपने शेयर्स को सरेंडर करे। फिर एक कारण दे रखा है कि अंशों का जो आप फोरफीट करोगे अलॉटमेंट या आपकी जो कॉल्स अमाउंट है, आपकी जो अलॉटमेंट मनी है कि भुगतान नहीं करने के अतिरिक्त ही अंतर नियमों में दिए गए अन्य कारण से नहीं किया जाएगा। और अंशों का समर्पण करने का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि कोई भी शेयर होल्डर अपना उसका जो बचा हुआ बैलेंस है, बकाया है या भावी जो उसकी फ्यूचर कॉल्स मनी है उसका भुगतान करने में अगर वो असमर्थ है। तो प्रोसेस यही है, शेयर्स की फोरफीट करने की एक फुली प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी कंपनी को। जबकि सरेंडर करने के लिए केवल संचालक मंडल ही सभा में एक प्रस्ताव को पारित करेंगे कि एक जो भी शेयर होल्डर है कंपनी का, ही वॉज विलिंग टू सरेंडर हिज शेयर्स। नेचर क्या है शेयर्स को फोरफीट करने की कि यह अंशधारी के द्वारा भुगतान न करने के रूप में दंड के रूप में किया जाने वाला कार्य है। उसे एज अ पेनल्टी के रूप में शेयर को फोरफीट किया जाता है। जबकि जो आपका जो सरेंडर करना है यह अंशधारी द्वारा भावी दायित्व से मुक्ति पाने के लिए किया जाने वाला कार्य है कि वह वो नहीं पे करना चाहता और वो इन फ्यूचर में कंपनी का किसी प्रकार से कोई शेयर होल्डर नहीं बना रहना चाहता, इसीलिए अपने शेयर्स को सरेंडर कर रहा है। अंश बदलना, शेयर्स का ऋण नए अंशों में बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। देखिए जो शेयर्स को हम फोरफीट करते हैं उसका पर्पस ये नहीं कि हम नए शेयर्स में इशू करना चाह रहे हैं, नए शेयर्स को में बदलने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि एज अ पेनल्टी कि जो शेयर होल्डर बने हैं, क्योंकि अगर उन्होंने शेयर्स का जो अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं तो अगर वो उनके शेयर फोरफीट हो गए तो उन्होंने अब तक जितना पैसा दिया है वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। ठीक है, एज ए पेनल्टी दिया जाता है। जबकि सरेंडर ऑफ शेयर्स में पुराने अंशों को नए शेयरों में बदलने के लिए पुराने अंशों का समर्पण स्वीकार किया जा सकता है कि वो जो सरेंडर किए शेयर्स हैं उनको वो कर सकता है, यूज़ कर सकता है नए शेयर को इशू करने में। लास्ट है पूंजी में कमी, क्योंकि अंशों का हरण करना अंश पूंजी में कमी करना नहीं माना जाता है। ये एक वैधानिक अपवाद है और यह अंश पूंजी में कमी के समान ही माना जाता है, क्योंकि परंतु अंश पूंजी के पुनर्गठन हेतु भी अंशों का समर्पण स्वीकार किया जा सकता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड द सरेंडर ऑफ शेयर्स।